अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईन। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तालीमी इदारों की। तलबा को कोरोना से बचाने के लिए हुकूमत का अहम फैसला। 26 नवंबर से पाकिस्तान के सारे तालीमी इदारों में तदरीस का सिलसिला बंद कर दिया जाएगा। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की तातीलात होंगी। 11 जनवरी से पढ़ाई का सिलसिला फिर शुरू होगा। जी हाँ, जनवरी के पहले हफ्ते में कोरोना वबा की सूरत हाल का अज़-सर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। 26 नवंबर से पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे जो हैं उन सारों में घर से पढ़ाई यानी कि वो बंद हो जाएंगे स्कूलों में, और इन तालीमी इदारों में बच्चे नहीं आएंगे और वो घर से बैठ के अपनी जो तालीम है उसको जारी रखेंगे। 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक घर से पढ़ाई या होम लर्निंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। 25 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक मुकम्मल सर्दियों की तातीलात होंगी, उसमें सारे तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। 11 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला, आज से तकरीबन 6 हफ्ते बाद, जब हालात कोई बेहतर हो जाएंगे, तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो दोबारा खोल दिए जाएंगे। उससे पहले जनवरी के पहले हफ्ते में एक रिव्यू सेशन होगा जहां ये देखा जाएगा कि इस वक्त बीमारी की सूरत हाल क्या है और उसके मुताबिक फैसला जो है किया जाएगा। जितने भी इम्तिहानात दिसंबर के पीरियड में होने थे वो हमने मुलतवी कर दिए हैं। वो अब 15 जनवरी ऑनवर्ड जो है इम्तिहानात होंगे। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने तालीमी इदारे 26 नवंबर से बंद करने के फैसले को बिला जवाज करार दे दिया। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मलिक अबरार ने कहा, जब मार्केटें और दुकानें खुली हैं तो स्कूलों को बंद क्यों किया जाए। कोरोना के फैलाव के पेश नजर तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला नामंजूर। सदर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन मलिक अबरार ने समा से बात करते हुए बाजारों के खुला रहने पर सवाल उठा दिया। वो जो जलसे जुलूसों की इजाजत दे रही है, फिर उनको भी देखना चाहिए। बाजारें, मार्केटें, दुकानें सब कुछ खुला है, उनको नहीं देखते और तालीम जैसे अहम शोबे को नजरअंदाज ये कर रहे हैं। जब SOPs फॉलो हो रही हैं तो इन हालात में तालीमी इदारों की फौरी बंदिश का कोई जवाब नहीं बनता। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन हैदर अली ने तमाम तालीमी इदारों को बंद करने के फैसले की मुखालिफत कर दी। 30 नवंबर से 24 दिसंबर तक होम बेस्ड लर्निंग की बात की है। 95% तालीमी अदारों में तो ये सहूलत ही नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकें। जिन तालीमी अदारों से ये कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, यकीनन उनके लिए ये गौर तलब बात थी। चेयरमैन हैदर अली ने मजीद कहा, यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे स्कूल में ज्यादा महफूज हैं। जहां इंटरनेट की सहूलत नहीं, वहां बच्चों के तालीमी नुकसान का ज़ाला मुश्किल हो जाएगा। पढ़ाई में ब्रेक आया तो तलबा को झटका लग गया। कहते हैं जैसे क्लास में पढ़ाई होती है वैसे ऑनलाइन नहीं सीख पाते, मगर वालिदैन छुट्टियों पर राजी हैं। कहा तालीम ज़रूरी है मगर जान से ज़्यादा नहीं। टीचर्स ने बता दिया, जो समझ ना आए स्कूल आकर पूछ लें। तालीम का पहले से ही ख़राब हो चुकी है और हमारे ज़्यादा कोर्स रहता है और इसके बावजूद भी हमारे स्कूल बंद कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से ये अच्छा काम नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस वैसे नहीं होंगी जैसे स्कूल आके क्लासेस होती हैं। घर में महफूज रहें कि जब सेहत है भी सब कुछ है। अगर ज़िंदगी तबाह होगी तो फिर कुछ नहीं रहेगा। पढ़ाई का सवाल है तो वो तो जानों से ज़्यादा कीमत की नहीं है ना। ये भी होगा कि स्कूलों में मौजूद होंगे। अगर बच्चे हमारे साथ आकर कोई भी हमसे हेल्प लेना चाहे तो हम उनके लिए मौजूद रहेंगे। प्रिंसिपल साहब से मशावरत के बाद हम डिसाइड कर रहे हैं कि कोई इस तरह सिस्टम हमारे लिए बनाए कि हमारे क्लासेस मुतासिर ना हो, बच्चे मुतासिर ना हो। बहरहाल इस फेवर में कोई भी नहीं है। कोरोना वबा भी हकीकत है, इसका भी हम इनकार नहीं कर सकते। वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास कहते हैं, छुट्टियों में बच्चों को होमवर्क लाजमी दिया जाएगा। इसी होमवर्क की बिना पर उनकी अगली क्लास में तरक्की होगी। टीचर्स हफ्ते में 2 दिन तालीमी इदारों में हाजिर होंगे, जबकि बड़ी क्लासों के इम्तिहान मई या जून में लिए जाएंगे।
اکراس دا بورڈ سارے پبلک اور پرائیویٹ اسکول اس ہفتے بند کر دیے جائیں گے. ہم نے یہ سجیسٹ کیا کہ بچوں کو اس دفعہ ہوم ورک کے بغیر نہیں جانے دیا جائے. تو 50% جو ہوگا وہ ان چھٹیوں کا ہوم ورک جو ہے وہ ان کی پروموشن اگلی کلاس کے اندر جو گریڈ ہے اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوگا. 9th 10th 11th 12th کے ایگزام جو ہیں وہ بورڈ کے ایگزامز ہیں وہ مئی یا جون میں ہوں گے, وہ اب مارچ میں نہیں ہوں گے. ECE through 8 جو ہے یا 1 through 8 کہہ لیں, ان کے ایگزامز جو ہیں وہ مارچ میں ہی ہوں گے اس سال. سو 50% ٹیچر جو ہیں وہ منڈے کو آئیں گے اور 50% ٹیچر جو ہیں وہ تھرسڈے کو آئیں گے. میں اسکول بند کرنے کے بالکل حق میں نہیں تھا. نوٹیفیکیشن میں یہ ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو پھر نہ مال جانے کی اجازت ہونی چاہیے, پارکس بھی بند ہونے چاہیے اور یہ مارکیٹوں میں بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ چیزیں کرنے کا فائدہ کوئی. جس طرح نمبرز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں, جہاں پہ ہم تھے نا پیک پہ پہلے, آج ہم ادھر 50% پہنچ چکے ہیں. خیبر پختونخوا نیشنل ایجوکیشن کونسل نے اسکولوں کی بندش کے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا. طلبہ اور اساتذہ نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. پشاور سے عبد الرحمان کی رپورٹ دیکھیے. کورونا کے بڑھتے کیسز, حکومت کا 26 نومبر سے اسکول بندش کا اعلان. خیبر پختونخوا کے اسکول مالکان کا کہنا ہے کہ حکومتی فیصلہ ان کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. حکومت کے اس فیصلے کے خلاف تحریک چلائیں گے, کیوں کہ ہم نے طلباء کی تعلیم کے تحفظ کے لیے اور تعلیمی اداروں کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے. دوسری جانب سرکاری اسکول کے طلبہ, والدین اور اساتذہ بھی حکومتی فیصلے سے ناخوش. پہلے بھی چھٹیاں ہوئی تھی, ہمارا کورس بہت ضائع ہوا تھا, اس لیے اور اسکول میں فیس کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے. ہر جابس اور مطلب آگے پڑھائی کے لیے میٹرک بہت اہم ہوتا ہے. تو ابھی اگر ہمارا میٹرک خراب ہوا تو آگے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اسکول مالکان نے حکومت سے SOPs کے تحت تعلیمی ادارے کھلے رکھنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ عبد الرحمان, سما, پشاور. کرونا کا پھیلاؤ روکنا ہے تو امتحانات کیمپس میں نہیں آن لائن ہونے چاہیے. اسلام آباد میں نجی یونیورسٹی کے طلباء اپنے مطالبات لے کر سڑکوں پر آ گئے. عادل تنولی کی رپورٹ. کورونا کا خطرہ ہے, امتحانات کیمپس میں آ کر کیوں دیں؟ اسلام آباد کے 9th ایوینیو پر نجی یونیورسٹی کے طلباء سراپا احتجاج. مظاہرین نے ٹریفک بلاک کر دی, کہا کلاسز آن لائن لی ہیں تو امتحانات بھی آن لائن دیں گے. آن لائن کلاسز ہوئی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پیپرز ہیں وہ بھی آن لائن ہونے چاہیے, اور یہ ہمارا حق ہے. ہم اپنے حق کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, لیکن ہماری یونیورسٹی والے ہمارے سے کوئی کوپریٹ نہیں کر رہے. ہم لوگ پروٹیسٹ کریں گے, کرتے رہیں گے, کیونکہ ہمیں انصاف چاہیے. یونیورسٹی والے ہم لوگ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ انتظامیہ کو اپنے فائدے کی فکر ہے, طلباء کے نقصان کی نہیں. کیمپس پیپر اس لیے کریں تاکہ اسٹوڈنٹس ان کو فیسز دیں, تاکہ جو اسٹوڈنٹ اگر پیپر نہیں دے گا اس کو پھر فیل کر دیا جائے گا. تمام اسٹوڈنٹس کا کرونا کے اندر اتنے دور دور سے آنا, تمام ہاسٹلائز ہیں, دور دور سے آنا بہت مشکل ہے. کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آ سکتے. 4 گھنٹے بعد مظاہرین سے پولیس اور انتظامیہ کے مذاکرات, مطالبات منظور کرانے میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی پر طلباء نے احتجاج ختم کر دیا. کیمرہ مین فیصل مسعود کے ساتھ عادل تنولی, سما, اسلام آباد. مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کہتے ہیں وزیر اعظم کی کوششوں کے باعث 5000 پاکستانی قیدی غیر ممالک سے واپس لائے گئے. امریکہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی واپسی کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں بابر اعوان اور فوزیہ صدیقی کے درمیان ملاقات ہوئی. مشیر پارلیمانی امور کا کہنا تھا کہ وزارت خارجہ نے عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے تازہ ترین کوششوں کا جائزہ ایوان بالا میں پیش کر دیا ہے. امید ہے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن عافیہ صدیقی کی رہائی اور واپسی یقینی بنائیں گے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کی درخواست ڈپٹی کمشنر لاہور میں جمع کرا دی گئی ہے. درخواست میں 2 ہفتے کے لیے پیرول پر رہائی کی استدعا کی گئی ہے. جہانگیر خان کی رپورٹ دیکھیے. بیگم شمیم اختر کے انتقال پر خاندان افسردہ. شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے پیرول پر رہائی کی استدعا کر دی. درخواست نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ نے جمع کرائی, جس میں کہا گیا ہے کہ تدفین کے انتظامات کی نگرانی کے لیے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کا باہر ہونا ضروری ہے. اس غم کی گھڑی میں ان کو اپنے اہل خانہ اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس غم میں شریک ہو سکیں, اور 2 ہفتے کے لیے ان کی پیرول پہ رہائی کی جائے. ادھر جاتی عمرہ اور ماڈل ٹاؤن پارٹی سیکریٹریٹ میں تعزیت کے لیے رہنماؤں کی آمد جاری ہے. سابق اسپیکر ایاز صادق ماڈل ٹاؤن پہنچے, جبکہ پرویز رشید نے جاتی عمرہ جا کر تعزیت کی. دونوں رہنماؤں نے اپنی گفتگو میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. کرونا کا بہانہ بنا کے جو کیا جا رہا ہے وہ ہے, مگر لوگ یہی کہتے ہیں کہ
इस कोरोना से जान छुड़ानी है या वो कोरोना जो हम पे 2.25 साल पहले मुसल्लत हुआ था। नवाज शरीफ वतन से बाहर रहने पर मजबूर हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान की जेल में हैं और एक वज़ीर आज़म को तख्ता-ए-दार पर भी लटका दिया गया। लीगी क़यादत के मुताबिक लंदन से मैयत की रवानगी कल मुतवक्के है, जो बुध को लाहौर पहुंचने का इम्कान है। नमाज जनाजा के वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। कैमरा टीम और रिपोर्टर आरिफ मलिक के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। महकमा दाखिला पंजाब की सब कमेटी बराए दाखिला ने शहबाज शरीफ और हमजा को 5 रोज़ के लिए पेरोल पर रिहाई की सिफारिश की है। बात कर लेते हैं दानियाल उमर से। दानियाल, बताइएगा क्या कहते हैं दाखिला ज़राए? जी बिल्कुल, पेरोल पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रिहाई के लिए दरख्वास्त की गई है और महकमा दाखिला पंजाब की सब काबीना कमेटी बराए दाखिला ने जो दरख्वास्त है वो वज़ीर आला पंजाब को अर्साल कर दी है। वो दरख्वास्त अर्साल करने की वजह ये है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जो है वो महकमा दाखिला पंजाब 2 रोज से जायद की जो पेरोल पे रिहाई है वो देने का मजाज नहीं है और इसके लिए वज़ीर आला पंजाब ही उससे ज़्यादा वक्त के लिए जो है वो किसी भी कैदी को इजाज़त दे सकते हैं रिहाई के लिए पेरोल के ऊपर, जिसकी सिफारिश जो है वो वज़ीर आला पंजाब से की गई है और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 5 रोज के लिए पेरोल पर रिहाई दी जाए, ऐसी सिफारिश जो है वो की हुई है। वज़ीर आला पंजाब ने इस मामले के लिए जो इजलास है वो भी तलब कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब के जो सीएम हाउस के जो जराए हैं उनके मुताबिक, और इस इजलास में फैसला किया जाएगा कि अब पेरोल पर कितने दिन की रिहाई जो है वो दोनों। बहुत शुक्रिया दानियाल उमर आपका। शहबाज शरीफ और हमजा को कम से कम 2 हफ्तों के लिए पेरोल पर रिहाई दी जाए। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। कहा कि शहबाज शरीफ से लोगों ने ताज़ियत करनी है, फिलफौर पेरोल पर रिहा किया जाए। मौजूदा हुकूमत इस कदर यानी इंसानी एहसास से आ रही है कि इस ख़बर को आए, मेरा ख़्याल है कि इस वक्त 24 घंटे गुजर चुके हैं, उनको ये तौफीक नहीं हुई कि मियाँ शहबाज शरीफ जिनकी वालदा हैं और मियाँ हमजा शहबाज शरीफ जिनकी दादी हैं कि उनको पेरोल पे रिहा कर दिया जाए। तो मैं ये पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि उन्हें फिल फौर जो है कम से कम 2 हफ्ते के लिए, इससे कम पेरोल जो है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान में पीडीएम को 30 नवंबर के जलसे की इजाज़त ताहाल ना मिल सकी। रहनुमाओं ने जलसे को हर सूरत करने का ऐलान कर दिया है। राशिद हमीद की रिपोर्ट। पीडीएम का मुल्तान जलसा इजाज़त का मुंतज़िर, वफ्द की जलसे के लिए डीसी मुल्तान से मुलाकात। जलसे की इजाज़त ना मिलने पर जियाले और लीगी मतवाले बरहम, जिले इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद भड़ास निकाली। जलसा हमारा होकर रहेगा, जलसा हमारा होकर रहेगा। हुकूमत से उसी के खिलाफ तहरीक चलाने की इजाज़त तो जाहिर है वो नहीं देंगे, लेकिन हम इस बात जलसा फिर भी ज़रूर होगा। किला कौर कासिम बाग पर ही करेंगे। अगर ये रोकेंगे तो फिर हर गली में जलसा होगा, हर रोड पर जलसा होगा। ये किसी जलसे को रोक सकते हैं, ना इतनी पुलिस है इनके पास, ना इनके इतने इंतजाम कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने पीडीएम वफ्द को 2 टोक जवाब दे दिया कि हुकूमत की इजाज़त के बगैर किसी को कुछ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नहीं, कोई इजाज़त फ़िलहाल नहीं मिली। हमने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी में इसको डिस्कस करना है और जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी, उसी के हिसाब से हम इसको ट्रीट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी की सिक्योरिटी के लिए इंतज़ामिया को दरख्वास्त भी दे दी, जबकि पीडीएम का दावा है कि SOPs पर अमल करके हर सूरत मुकर्रर तारीख को जलसा किया जाएगा। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। सिंध हाई कोर्ट ने इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी करने वाली आरजू फातिमा का केस निपटा दिया। अदालत ने आरजू फातिमा को दारुल अमान मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए पुलिस को शफाफ तफ्तीश करने की हिदायत कर दी। इरफान हक रिपोर्ट करेंगे। वालदैन के साथ नहीं जाऊंगी, इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी करने वाली आरजू फातिमा ने अदालत में फिर साफ इनकार कर दिया, जिस पर अदालत ने आरजू फातिमा को दारुल अमान मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने रिपोर्ट में बताया कि मुकदमा अगवा का नहीं, कम उम्री में शादी का केस है। निकाह कराने वाले कादी ने जमानत हासिल कर ली, दीगर नामजद मुल्जमान ने भी जमानत ले ली। आरजू की कोरोना रिपोर्ट 16 नवंबर को मौसूल हुई। आरजू का कोरोना टेस्ट मस्बत, मुलजिम अजहर का भी कोरोना टेस्ट कराया गया जो कि मनफी आया। पुलिस ने मुकदमे से अगवा की दफा
264 खारिज कर दी। आरजू के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, इस्लामी कवानीन के तहत फैसला होना चाहिए। जस्टिस के आगा ने रिमार्क्स दिए कि आप हमें हिदायत मत करें, हमें मालूम है कैसे केस चलेगा। अदालत ने आरजू को दारुल उलूम भेजने का हुक्म देते हुए लड़की की तालीम और दीगर सहूलियात का इंतजाम करने और महकमा दाखिला को आरजू की काउंसलिंग का एहतमाम करने की भी हिदायत की। अदालत ने मुकदमा निपटा दिया। इरफानुल हक, समा, कराची। कम उम्री में पसंद की शादी का केस, सिंध हाई कोर्ट ने लड़की को दारुल अमान भिजवा दिया। मेडिकल बोर्ड ने लड़की की उम्र का तयन करके रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसके मुताबिक 5 माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में लड़की का टेस्ट किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि लड़की की उम्र 16 साल है। लुबना ने 3 हफ्ते पहले फजल नामी लड़के से पसंद की शादी की थी। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लड़की अगर किसी से मिलना चाहे तो उसको इजाज़त है। और अब आपको बताएं कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में नैब को एहसन इकबाल के खिलाफ वादा माफ गवाह मिल गया। मंसूबे में कब क्या हुआ, साबिक सेक्रेटरी वजारत बैनुल सूबाई राब्ता एजाज चौधरी ने सब उगल दिया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में बड़ी पेशरफ्त। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के साबिक सेक्रेटरी एजाज चौधरी एहसन इकबाल के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। समा को मौसूल दस्तावेज के मुताबिक एजाज चौधरी ने बयान में कहा, नारोवाल छोटा इलाका था जहां ऐसे बड़े मंसूबे की जरूरत नहीं थी। एहसन इकबाल के दबाव पर फिजिबिलिटी के बगैर स्पोर्ट्स सिटी को 241% तक बढ़ा दिया गया। तकनीकी माहिरीन की राय को नजरअंदाज करते हुए मामला सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी को भेजा। एजाज चौधरी के बयान को नैब ने एहसन इकबाल के खिलाफ शवायद का हिस्सा भी बना दिया है। नैब दस्तावेज के मुताबिक एजाज चौधरी समेत 23 गवाहान साबिक विफाकी वजीर के खिलाफ अदालत में पेश किए जाएंगे। गवाहान में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, FIA और नैब के अफसरान भी शामिल हैं। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि KCR को CPAC का हिस्सा सिंध हुकूमत ने बनाया। मुश्किल माली हालात के बावजूद नई स्कीमें बनाएंगे। हमारे तरक्याती काम बिला तफरीक जारी रहेंगे। आदि की नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, अब्बासी साहब की हुकूमत हो, या आप कराची से मुंतखब या सिलेक्टेड इमरान खान साहब की हुकूमत हो, अभी तक उन्होंने कराची के लिए, कराची सर्कुलर रेलवे के लिए वो सॉवरन गारंटी इशू नहीं की। जैसे ही वो सॉवरन गारंटी इशू होगी, आप इन मसाइल को हल कर पाएंगे। वफाक को कराची के मामलात पर सिंध हुकूमत के साथ कोऑपरेट करना होगा, KMC के साथ कोऑपरेट करना होगा। ये नहीं हो सकता कि वफाक लाहौर की ऑरेंज लाइन के लिए तो मदद करे, लाहौर की ऑरेंज लाइन के लिए तो मदद करे, लेकिन जब कराची का कोई तरक्याती मंसूबा होता है तो वफाक इंटरेस्ट शो नहीं करती। ग्रीन लाइन मंसूबा 2015 से लेके आज तक इल्तवा का शिकार है, और ये मंसूबा वफाकी हुकूमत का मंसूबा है। नून लीग की हुकूमत ने स्टार्ट किया, बाद में उस ज़माने में PTI वाले उस मंसूबे को बुरा भला कहते थे, और जब 18 में उनको इख्तिदार मिला तो उन्होंने उसी मंसूबे के ऊपर फीते काटने शुरू कर दिए। रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए सैकड़ों वारदातों में मुलविस गिरोह के कारिंदे और 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी CCTV की मदद से अमल में आई। आसिफ ने अपने 4 साथियों की निशानदही की जिन्हें गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी मिला है। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुलजिम आसिफ पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। जनवरी 2020 में मुलजमान ने नाजिमाबाद में दूध की दुकान पर लूट मार की थी, जिसकी CCTV फुटेज सामने आई थी। कराची में दहशतगर्दों के सहूलतकारों का नया तरीका वारदात सामने आ गया। फंडिंग के लिए पहले सियासी छतरी, अब कलादम तंजीमों के कारिंदों का इस्तेमाल किया जाता है। CTD इंचार्ज राजा उमर खिताब ने नेटवर्क से मुतालिक तमाम तफसीलात इकट्ठी कर ली हैं। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऑपरेशंस ने कलदम तंजीमों की फंडिंग के रास्ते रोके तो सहूलतकारों ने नया नेटवर्क बना लिया। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इंचार्ज राजा उमर खिताब कहते हैं, सरगना सरमत सिद्दीकी, नदीम उर्फ बर्गर और दीगर 30 से जायद मुलजिमान सहूलतकार गिरोह में शामिल हैं। ये गिरोह जमीनों पर कब्जे करके कलदम तंजीमों के कारिंदों को बिठा देता है, फिर उसकी फरोख से हासिल की गई रकम दहशतगर्दी की कार्रवाई में इस्तेमाल की जाती है। इसका तरीका वारदात ये है कि लोगों से फाइलें उठाएगा, उनके प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट हैं वो उठाएगा, इसके एजेंट लेके आएंगे, फिर उसके बाद उनको भगा देंगे और उनकी प्रॉपर्टी को अपने नाम ट्रांसफ़र करा के उस पर अपने लड़के बिठा के फायरिंग करवा के
इसने 2 कत्ल भी किए हुए हैं। जो हमारे पास यहाँ GIT हुई थी उसमें तमाम हमारे मुल्क की जो एजेंसीज हैं उसने इसको GIT में ब्लैक किया था। CTD के मुताबिक मुल्जिमान थाना पुलिस पर दबाव डालने के लिए सोशल मीडिया और सियासी शख्सियात के साथ बनाई गई तस्वीरों का भी सहारा लेते हैं। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। अब आपको बताएं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं। खोईरठा सेक्टर में भारतीय फौज की शादी की तकरीब पर गोलाबारी से 11 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। ना शर्म ना इंसानियत का कोई एहतराम, हर धर्म भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी मुआहिदे को फिर बारूद में उड़ा डाला। इश्तियाल अंगेजी पर सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बुज़दिल फौज ने गुज़श्ता रोज खोईरठा सेक्टर के जगजोट गांव में शादी वाले घर को भारी हथियारों से निशाना बनाया, जिससे 4 बच्चों और 6 खवातीन समेत 11 शहरी जख्मी हुए। दफ्तर खारजा के मुताबिक एहतजाजी मरासला भी भारतीय सिफारतकार को थमाया गया। भारत को जारियत से बाज रहने और आलमी कवानीन की पासदारी का भी इंतबा। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाना भारतीय फौज में अखलाकियात के फुकदान और गैर पेशा वाराना पन का अक्कास है। भारत ने साल अब तक LOC पर 2820 मरतबा जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां की। भारतीय फायरिंग से 26 अफराद शहीद और 245 जख्मी हो चुके हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिए समा के साथ। वेलकम बैक। आपको बताएं, कोरोना केसेस बढ़ने के हवाले से आज़ाद कश्मीर पहले, सिंध दूसरे, खैबर पख्तूनख्वा तीसरे नंबर पर और इस्लामाबाद चौथे नंबर पर आ गया। सिंध में कराची और हैदराबाद वायरस के सॉफ्ट टारगेट हैं। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान तालीमी इदारों में मुस्बत केसेस की शरह 82% तक बढ़ गई। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। तालीमी इदारों में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 82% बढ़ गई। NCOC बैठक में बड़ा इंकशाफ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में मुल्क भर के वज़राए तालीम की वीडियो लिंक शिरकत। शोबाए तालीम में कोरोना केसेस की शरह 19% तक पहुँचने का भी बता दिया। मुल्क भर में क्रिटिकल मरीजों की तादाद में 2 हफ्ते के दौरान 100% इजाफा। सिर्फ 1 हफ्ते में वायरस यौमिया औसतन 35 जिंदगियाँ निकल गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 34 हलाकतें, 2756 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 38,000 से तजावुज कर गई। मुल्क में मुस्बत केसेस का मजमूई तनासब 7.46%। आजाद कश्मीर में शरह 11.45%, सिंध में 9.63%, KPK में 9.85%, इस्लामाबाद में 8.09%, बलूचिस्तान में 7.73%, गिलगित बल्तिस्तान में 5.23%, जबकि पंजाब में 3.95% है। आजाद कश्मीर में मीरपुर, गिलगित और इस्लामाबाद में कराची और हैदराबाद वायरस के सॉफ्ट टारगेट। KPK में पेशावर, एबटाबाद और सवात, जबकि पंजाब में रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर और फैसलाबाद पर कोरोना फैलने के खतरात ज्यादा मंडला रहे हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। और कराची अस्पताल कोरोना की दूसरी लहर के लिए कितने तैयार हैं? पोल खुल गया। इंडस, ओझा और दीगर अस्पतालों ने कोरोना के मरीजों को लेने से माजरत कर ली। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस का पलट कर वार। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस, शहर के अस्पतालों की तैयारी का पोल खुल गया। इंडस अस्पताल, डाउ ओझा कैंपस समेत मुतअद्दिद अस्पतालों ने कोरोना वायरस के मरीज लेने से इनकार कर दिया। अस्पतालों में जगह न मिलने पर मरीज और लवाहिकीन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2-3 दिन पहले मेरी वालदा की बहुत तबीयत खराब थी। हम कराची आए, कराची में डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने बोला लंग्स थोड़े इन्फेक्टेड हैं। हम इंडस चले गए। इंडस में बेड होने के बावजूद भी हमें जवाब दिया गया। डॉक्टर बारी को भी किसी से बुलाया, उन्होंने उनको भी जवाब दिया दोस्तों को। मेरी मदर के लंग्स दिन ब दिन ज़्यादा इन्फेक्टेड होते जा रहे थे, पर इन्होंने मेहनत वगैरह की, फिर भी बेड वगैरह हमें नहीं मिल सका। कोरोना की दूसरी लहर से कबल इंडस अस्पताल और एक बड़े निजी अस्पताल ने तो कोरोना वार्ड ही बंद कर दिए थे। इंडस अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कोरोना केसेस कम होने पर वार्ड बंद किए। सिंध हुकूमत कोरोना मरीजों के लिए इंडस अस्पताल को 10 करोड़ इमदाद भी दे चुकी। मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है, लेकिन फैसलाबाद के शहरियों का मास्क से नाक ढांपना नामुमकिन होता जा रहा है। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। कोरोना से बचने के लिए फैसलाबादी आवाम एहतियात तो भरपूर कर रही है, लेकिन कागजी कार्रवाइयों के बारे में तो आपने सुन रखा होगा। यहाँ भी हाल कुछ ऐसा ही है। चलिए आपको दिखाते हैं। कान पे, गाल पे, ठोड़ी पे या फिर आंख पे
नहीं टिका तो बस नाक पे। फैसलाबाद एलाइड अस्पताल में आए शहरियों को आखिर अपनी नाक को मास्क पहनाना क्यों लगता है मुश्किल? मैं तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता, ये तो फिर मास्क है। अभी आया ना इसलिए वो जुकाम होया, इसलिए मास्क इसलिए नीचे किया है कि पसीना आ जाता है, फिर इसलिए नीचे कर लिया। मैंने लगाना तो इधर ही है। डॉक्टर्स कहते हैं शहरियों को मास्क का सही इस्तेमाल करवाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। मास्क बेसिकली है कि हमारा ये मुंह और नेजल कैविटी ये अच्छा कवर हो जाए। नीच आ रही हो, खांसी आ रही हो तो वो फैले ना, स्प्रेड ना करे, वो उसके मास्क तक ही रहे। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में रोजाना कोरोना के 20 से ज्यादा अफराद रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन शहरियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया मामला मजीद बिगाड़ सकता है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। NICVD में अरबों रुपए की करप्शन का केस। सिंध हाई कोर्ट में डॉक्टर नदीम कमर और दावर हुसैन और दीगर की दरखास्त जमानत की समाअत हुई। अदालत ने मुल्ज़िमान को अस्पताल रिकॉर्ड फौरी नैब को फराहम करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर नदीम कमर समेत दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 16 दिसंबर तक तौसी कर दी। दौरान समाअत नैब ने अदालत को बताया कि NICVD इंतजामिया ताउन नहीं कर रही, तलबी के बावजूद रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। अदालत की हिदायत पर डॉक्टर नदीम कमर ने अस्पताल का रिकॉर्ड नैब को फराहम करने की यकीन दहानी कराई। अदालत को बताया गया कि मुल्ज़िमा अज़रा मसूद करीम समेत 3 मुल्ज़िमान कोरोना का शिकार हो गए। और अब आपको बताएं कि बख्तावर भुट्टो ज़रदारी की मंगनी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं, जिसके लिए बख्तावर ने जोड़े का इंतखाब कर लिया है। मंगनी पर बख्तावर अपनी वालदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के अंदाज में नजर आएंगी, क्योंकि उन्होंने मंगनी के लिए अपनी वालदा के जोड़े से मिलता जुलता लिबास बनवाया है। बेनज़ीर भुट्टो ने 1979 में इस तरह का लिबास अपनी शादी के तकरीब में पहना था। बख्तावर ने लिबास के लिए उसी आउटलेट से राब्ता किया है जिसने बेनज़ीर भुट्टो का जोड़ा तैयार किया था। बख्तावर हरे रंग का जोड़ा मंगनी पर ज़ेबतन करेंगी। उनकी मंगनी 27 नवंबर को बिलावल हाउस कराची में होगी। कराची में स्टील मिल की निजकारी और जबरी बरतरफियों के खिलाफ मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुतालिबात न मानने पर एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान भी कर दिया। स्टील मिल की निजकारी मंजूर नहीं, जिना गेट के बाहर एहतजाज करते ये मुलाजमीन हैं जो जबरी बरतरफियों और इदारे की निजकारी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। स्टील मिल की निजकारी मुजाहिरीन का कहना था कि जबरी बरतरफियों से उनका मुआशी कत्ल न किया जाए। स्टील मिल की निजकारी से हजारों मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे। ये अदारे रोज रोज नहीं बन जाते। जब ये अदारा बना था, ये बंद होने लगा, इसके अंदर करप्शन हो रही थी, उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। उस आवाज़ की हमें सजा मिलेगी। 13 तरफ कटी। और इमरान खान से मैं खुद बनी गला में गए थे। हमने वहाँ मुलाकात की, उन्होंने मिठाई खिलाई, उन्होंने ये अदारा मैं चला के दिखाऊंगा। आज इमरान खान, असद उमर वालवी कहाँ जो हमारे साथ यहाँ रोड के ऊपर वाक किया करते थे। हम किसी सूरत में स्टील मिल की निजकारी नहीं होने देंगे और इनकी तरफ से जो ये प्रैक्टिस की जा रही है रिट्रीटमेंट की, हम उसको किसी सूरत में मानने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत ने कई साल से बंद पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन को रज़ाकाराना रिटायरमेंट स्कीम के तहत फारिग करने का ऐलान कर रखा है, लेकिन मुजाहिरीन कहते हैं कि अगर मुतालबात न माने गए तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ अशरफ खान, समा, कराची। लाहौर की फैमिली कोर्ट ने गुलकारा सनम मारवी के बच्चों की हवालगी का फैसला सुना दिया। अदालत ने हफ्ते में 4 दिन बच्चे माँ और 3 दिन बच्चों को बाप के हामिद के साथ रहने का शेड्यूल जारी किया। अदालत का कहना था कि बैरून मुल्क होने पर बच्चे वालिद के पास रहेंगे। गुलकारा सनम मारवी का मौक़िफ़ था कि उनके साबिक शौहर ने बच्चे ज़बरदस्ती अपने पास रखे हुए हैं। अदालत बच्चों को माँ के हवाले करने का हुक्म दे। और नाज़रीन, यकीनन आपने शहरों में कायम बड़ी बड़ी आलिशान दरसगाहें तो देखी होंगी, लेकिन हमारे नुमाइंदे एहसन अंसारी आपको सहराए चोलिस्तान लेकर जा रहे हैं, ये दिखाने के आखिर सहराई बच्चों की दरसगाहें कितनी मुख्तलिफ हैं और तालीम के हुसूल के लिए क्या क्या जतन करना पड़ते हैं। रेत से उभरती अंगड़ाइयां भरती सुबह, सूरज हर सू रोशनी फैलाए, नए दिन का पैगाम सुनाए। फैलते उजाले में सहराई जिंदगी के बिखरते रंग, कहीं पानी के लिए जद्दोजहद, कहीं मवेशियों की नकल मकानी, तो कहीं खाली उजाड़ घरौंदे जिनकी मकीन खामोशी और वीरानी। सहरा के बासियों को सिर्फ पानी की तलाश नहीं, इल्म की प्यास बुझाने के लिए सहराई बच्चों को भी कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। पहले खैमा लगाकर स्कूल तैयार करना,
پھر قطار در قطار طلبہ کی آمد اور پھر کہیں جا کر شروع ہوتا ہے درس و تدریس کا مرحلہ. طلبہ ہوں، اساتذہ یا پھر یہ مکتب، پانی کے لیے ہواؤں کے دوش پر رہنے والے صحرائی باشندوں کی طرح ان کا بھی کوئی مستقل ٹھکانہ کہاں. یہ موبائل سکول جیسے یہ خاندان اپنے جانوروں کے ساتھ، اپنے آبادی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کی تلاش میں آگے موو کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو یہ سکول بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک سکول ایک ماہ میں 2 بار بھی شفٹ ہو سکتا ہے. یہ ریت کے ٹیلے جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ بکھرتے رہتے ہیں، سکول بھی اسی طرح. ایک ٹوبے سے پانی ختم ہوا تو دوسرے ٹوبے پہ، دوسرے سے ختم ہوئے تو تیسرے ٹوبے پہ، اس طرح یہ سکول بھی ان کے ساتھ نقل مکانی کرتا رہتا ہے. خیمہ 1 جماعتیں 5 پرائمری تک ساری کلاسوں کی عصری تعلیم ہو یا دینی سبق، سب اسی سائبان تلے ہوتے ہیں. اس وقت تقریباً 50 کے لگ بھگ بچے ہیں اور یہ دینی تعلیم بھی ہم دے رہے ہیں. دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ادھر جاری ہے. بچے اب قرآن کی تعلیم مکمل بھی کر چکے ہیں، ناظرہ مکمل کر چکے ہیں اور باقی بھی پڑھ رہے ہیں. ننھے طلبہ کی درسگاہ چھوٹی سہی پر ان کے خواب بڑے اور عزائم بلند ہیں. میں بڑی ہو کر ٹیچر بنوں گی. اسکول سے پہلے میں بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اب میں 4 کلاس میں ہوں. میں پڑھ لکھ کر فوج بنوں گا، پاکستان کی حفاظت کروں گا. ریت کے سفر میں توبہ توبہ، ٹیلا ٹیلا مسافتیں اور پڑاؤ، اور آخر اس توبے کو بھی الوداع کہنے کا وقت اب آن پہنچا. چند دن کا مہمان خیمہ اور اس کے بعد پھر نقل مکانی. آج یہاں تو کل کہیں اور. یہ توبہ موبائل اسکول اور اس کے طلبہ کی مسافتوں کی داستان عرصے سے یوں ہی جاری و ساری ہے. احسن انصاری، سما، چولستان. اسلام آباد میں کئی برس سے قید تنہائی کا غم سہنے والے ہاتھی کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے قریب. کمبوڈیا روانگی کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی. عابد علی رپورٹ کریں گے. یہ پنجرا نہیں، ڈولی ہے. مرغزار چڑیا گھر کے اکلوتے ہاتھی کی جس میں رخصتی ہوگی. 35 برس بچوں کا دل بہلانے والا ہاتھی اب بس چند دن کا مہمان ہے. جمعے کے روز روسی اڑن کھٹولا آئے گا اور کامن کو کمبوڈیا لے جائے گا. ہاتھی کے اعزاز میں الوداعی تقریب. معاون خصوصی موسمیاتی تبدیلی بولے یہ فیصلہ بڑے بوجھل دل کے ساتھ کرنا پڑا. مینٹل ایشوز بھی ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ ایک انکمفرٹیبل ٹائم تھا ہاتھی کے لیے، تو وہ ہمارے لیے بھی تکلیف دہ تھا. اور اب ہمارے لیے ایک اور تکلیف دہ فیصلہ یہ تھا کہ اس ہاتھی کو ہم یہاں سے سینچری میں بھیجیں. وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کی سائنٹیفک کمیٹی کے رکن زیڈ بی مرزا تو کامن کی جدائی پر رو ہی پڑے. کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ملک سے باہر بھیج دیا جائے، تو ہم نے پروپوز کیا ایک سینچری کس طرح سے بننی، اس کی ڈیٹیل میں نے دی. میں مائنورٹی میں تھا، فیصلہ کیا گیا کہ اس کو بھیج دیا جائے. اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے مطابق ہاتھی کا بڑا ہوا وزن بھی سفر کے لیے موزوں حد تک کم کر دیا گیا ہے. کامن کو نور خان ایئر بیس سے کمبوڈیا روانہ کیا جائے گا. کیمرامین ضیافت عباسی کے ساتھ عابد علی، سما، اسلام آباد. مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اگلے 2 ماہ کے لیے شرح سود 7% برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. مالی سال کے اختتام پر معاشی ترقی 2% سے زائد رہنے کی توقع ہے. اسٹیٹ بینک نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان اور بیشتر دیگر ممالک میں کورونا کے کیسز میں حالیہ اضافے سے معاشی ترقی میں کمی ہو سکتی ہے. البتہ حکومتی اقدامات کی بدولت ستمبر سے مقامی پیداوار میں بہتری نظر آنا شروع ہو گئی ہے. کورونا کی دوسری لہر اور مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس پر سرمایہ کار محتاط رہے. 100 انڈیکس میں 554 پوائنٹس کی مندی ہو گئی. انٹر بینک میں $161 سے بھی تجاوز کر گیا. اشرف خان کی رپورٹ. وائرس کے بڑھتے کیسز، اسٹاک مارکیٹ کے سرمایہ کار محتاط ہو گئے. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 872 پوائنٹس کی شدید مندی ریکارڈ کی گئی. 39,700 کی سطح بھی برقرار نہ رہ سکی. اسٹاک ماہرین کہتے ہیں کہ نومبر کے فیوچر کے سودوں کا آخری ہفتہ ہونے اور کورونا کا تیزی سے پھیلنا سرمایہ کاروں کے لیے تشویش کا باعث بن رہا ہے. فورن آؤٹ فلوز بھی ہیں اور کچھ روپی انسٹیبلٹی بھی ہے جو امپیکٹ کر رہی ہے. پھر IMF کا ریویو بھی جو ہے وہ بالکل ہی قریب ہے. اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا اپنی جگہ، مگر ملک کی معاشی عدد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو بہتر معلوم ہوتے ہیں. اکانومی میں کوئی ایشوز نہیں ہے، صرف کورونا کا لوگوں کو ڈر ہے اور لاک ڈاؤنز بھی کچھ علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ شام کے 7 سے لے کے صبح کے 7 بجے تک ہے، تو آپ کی پروڈکٹیوٹی تو نہیں رکے گی، دن میں تو آپ کام کریں گے. اور دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 32 پیسے مہنگا ہو کر $161.05 پر بند ہوا. کیمرامین عاطف قریشی کے ساتھ اشرف خان، سما، کراچی. اور ستمبر گزرا، اکتوبر بھی گیا، اب تو نومبر بھی ختم ہونے کو ہے، لیکن سبزیاں ہیں کہ سستی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی.
इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। टमाटर 120 रुपए किलो, आलू 90, प्याज 72, अदरक 600, लहसुन 188 और हरी मिर्च 172 रुपए किलो। ये रेट्स हैं इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में मिलने वाली सब्जियों के। सिर्फ यही नहीं, शिमला मिर्च 200, मटर 120, अरवी 100, बंद गोभी 90, भिंडी 70, करेला 60 और फूल गोभी 50 रुपए किलो मिल रही है। सस्ते बाजारों का रुख करने वाले शहरी कीमतें सुनकर चौंक जाते हैं। कहते हैं अब तो गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। जो भी चीज ले महंगी है, 2000 भी लेके आओ तो कुछ भी नहीं बनता। पहले तो हम 1000 रुपया भी ले आते थे, चीजें सारी आ ही जाती थी। अब तो आलू प्याज आता है इतने महंगे रेट चल रहे। जब भी आते तो हम सोचते कि अब सस्ती होगी, लेकिन वो अगले एतवार से दूसरे एतवार तक और ज्यादा महंगी कर देते। सस्ते बाजार में सर्दियों की सौगात गाजर खरीदना भी आसान नहीं। कीमत है 66 रुपए किलो। गाजर लेते थे, अब आपके सामने ये 150 रुपए 200 रुपए धड़ी होती थी। मैंने इनको कहा कि 300 रुपए लगा लें, 2 धड़ियाँ मुझे चाहिए। ये कह रहे 330 से 1 रुपया कम नहीं हम देंगे। महंगाई के मारे आवाम के लिए ले दे के शलजम ही बचते हैं, जो आज भी 22 रुपए किलो मिल रहे हैं। शहरी कहते हैं महंगाई का ये आलम है कि आलू प्याज टमाटर के निर्ख जानकर अब तो हकीकतन सर चकराने लगता है। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। और कोयटा में कोरोना के बाइस सब्जियों की सप्लाई में कमी, ऐसे में कीमतों में 20 से 30% तक इजाफा हो गया। नूरुल आरफीन रिपोर्ट करेंगे। कोयटा में सब्जी की कीमतों को भी पर लग गए। भिंडी, करेला और तोरी 100 रुपए किलो, मटर 120, गोभी और कद्दू 60 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। लहसुन 300 और अदरक 600 रुपए किलो में दस्तयाब है। टमाटर और प्याज की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। पिछले दफा हम लोगों ने टमाटर लेना था 100 रुपया, आजकल चढ़ गया 150 रुपया, 140 रुपया। यहाँ पर लेस नहीं है और दूसरा चीज नहीं है। अगर महंगाई की बात करें, कहता है कि डॉलर बढ़ गया है। सब्जी फरोशों का कहना है कि सप्लाई की कमी की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ है। कोरोना की वजह से दूसरा पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है। पहले 60, 70, 80 हजार किराया था, अभी 1,10,000 है। शहरियों का मुतालबा है कि जिले इंतजामिया मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ प्राइस कंट्रोल कमेटी को फाल बनाए। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। और अब ये खबर कि मुल्क भर में रुई की कीमतों में 300 से 400 रुपए फी मन इजाफा हो गया है। चेयरमैन कॉटन जनरल्स फोरम एहसानुल हक कहते हैं कि डॉलर की कदर में इजाफा और बैनुल अक़वामी मंडियों में तेजी के रुझान पर रुई की कीमतों में तेजी आई है। एक वीक के दौरान बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है और कुछ 300 से 400 रुपये फी मन इजाफे के बाद पाकिस्तान में इस वक्त रुई की कीमतें 9,700 रुपये फी मन तक पहुँच चुकी हैं। इसकी जो बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कुछ 30 ईयर्स बाद, 3 डेकेड्स बाद दोबारा फुल फ्लैज अपनी कैपेसिटी पे फंक्शन हुई है और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। और जो अहम बात है वो ये है कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में खासा इजाफा देखने में आ रहा है, तो उसकी वजह से रुई की कीमतों में बड़ी तेज़ी का रुझान है। और अब सियासत में ड्रामाई तब्दीली। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू छुप छुपा कर सऊदी अरब का दौरा कर गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो से मुलाकातें हो गईं। इसराइली ज़राए इब्लाग में खबर गर्म है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इतवार को सऊदी अरब का खुफिया दौरा किया है। इस दौरे में नेतन्याहू की वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो से मुलाकातें हुई। इस मौके पर इसराइली सीक्रेट सर्विस मोसाद के सरबराह यूसी कोहेन भी मौजूद थे। इसराइली वज़ीर आज़म हाउस ने इस दौरे पर तबसरे से गुरेज किया है। नेतन्याहू के इस दौरे की तस्दीक उनकी फ्लाइट ट्रैकिंग से सामने आई है। एक छोटे तिजारती जेट ने तल अबीब से सऊदी साहिली इलाके न्योम तक परवाज भरी है, जहां सऊदी और इसराइली हुक्काम की मुलाकात हुई। जबकि दूसरी जानिब रियाद हुक्काम ने सरकारी तौर पर इसराइल से ताल्लुकात को मसला फ़लस्तीन के हल से मशरूत जाहिर कर रखा है। ऐसी सूरत हाल में इस मुलाकात से कई सवाल जन्म लेते हैं। और अब खेलों के मैदान से खबर के 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड रवाना हो गई। फिर वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।